हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकिता अग्रवाल। सो आपको जैसे पता है, मैंने ग्रुप 1 में आपके JIGL, कंपनी लॉ एंड SBEC, जो तीनों आपके लॉ पेपर्स हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर्स हैं, मैंने इन तीनों का ही इवैल्यूएशन आपको सर्टिफाइड कॉपीज के थ्रू दिखाया था, जिसमें कि बच्चों के एग्जामिशन आई थी। JIGL में तो 90 आए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ठीक है, और अब आप लोगों की डिमांड पे ही जो आपके सेकंड ग्रुप के 2 लॉ पेपर बचते हैं, डिस्क्रिप्टिव 1 वो है EBCL एंड SLCM, तो वो हम इवैल्यूएट करेंगे। आज जो हम इस वीडियो में करेंगे वो कर रहे हैं EBCL। ठीक है, तो और साथ में ही मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी कि आपको किस तरीके से स्पेसिफिकली फॉर दिस सब्जेक्ट आपको प्रिपरेशन करनी है, और फिर उसका एग्जीक्यूशन आंसर्स में कैसे करना है फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट देखो, स्टार्ट करने से पहले ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने नोटिस करी। जैसे ये भी पेपर 2020 का है, ठीक है, तो मेरी वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स आए बच्चों के कि मैम 2020 का पेपर तो आसान ही होगा ना। अब बच्चों देखो, 2020 का पेपर आसान होगा, यस, वो आपको क्यों लगेगा, क्योंकि आप अभी 23 में बैठे हो और आपने ऑलरेडी ये जो पेपर्स हैं 2020 के वो आपने देख लिए हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें हमेशा, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, हमें हमेशा जो चीज बीत चुकी होती है ना, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आप किसी का भी उठा के देख लो, आपको सारे इजी लगेंगे। वो इसीलिए क्योंकि हमारा जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाता है, प्लस जो हम क्वेश्चन पेपर पहले करते हैं, ठीक है, उसको हम रिवाइज करते हैं, फिर हम उसको देखते हैं ना बाद में, तो हमें लगता है कि यार ये तो गो थ्रू हो चुके हैं, तो ये इजी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई चीज आपको टफ और ये इजी इसलिए लग रही है बिकॉज आपकी प्रिपरेशन उस टाइम पे कैसी थी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आप आज पेपर में जो बैठोगे, जो जून 23 वाले पेपर में बैठोगे, आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि आपको वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या कैसा लग रहा है। कोई बच्चा कहता है मैम बहुत टफ है, मैम बहुत इजी है, मैम मीडियोकर पेपर था, तो आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है ना। तो ये कुछ नहीं, ICSI है हमेशा एक स्टैंडर्ड पेपर बनाता है। ठीक है, किसी के लिए वो टफ लगता है, किसी के लिए वो इजी लगता है। एंड सेकेंडली, ये जो अगर ऐसा होता कि बहुत इजी होता तो वही सब पास हो जाते। ठीक है, सो ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऐसे डिसहार्टन भी नहीं होना कि यार पहले तो क्वेश्चन पेपर्स इजी आते थे और अब टफ आने लगे। ऐसा कुछ नहीं है। 2017 वाला सिलेबस चल रहा है अभी आपका, एंड 2017 मतलब ये जो आपका 2020 में पेपर आया होगा वो बीच में आया होगा, बिल्कुल, है ना। तो वो इजी नहीं होगा, क्योंकि न्यू सिलेबस का आप पेपर देखोगे, पेपर पैटर्न देखोगे, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें कुछ भी ऐसा इजी नहीं होता। तो नेवर माइंड, जो भी चीजें थी मैंने इसलिए बताई थी कि आप डिसहार्टन ना हो कि यार पहले इजी आते थे और अब सारे टफ आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन, और एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है कि जो हमारी पीछे वाली चीजें होती हैं वो हमें इजी लगती हैं। ठीक है, चलो तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इस कॉपी में नोटिस करी वो ये कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो दोनों मिला के आपके किस में आते हैं, पार्ट 2 में आते हैं ऑफ EBCL, जो कितने मार्क्स के हैं, 25 मार्क्स के। ठीक है, मैं अपनी जो बच्चों को स्ट्रेटेजीज देती हूँ और जो बच्चों को मैं मेंटोर करती हूँ, मैं आप लोगों को मतलब उन लोगों को यही बोलती हूँ और आप लोगों को भी यही बोलूंगी कि जब आप EBCL की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपका जो पार्ट 2 है 25 मार्क्स का, आप उसको बिल्कुल फुल एंड फाइनल करके रख दो, और आप उसको इस तरीके से प्रिपेयर करो, क्योंकि सिर्फ कहने को क्या है, वो एक टॉपिक है कॉम्पिटिशन एक्ट। कॉम्पिटिशन एक्ट से आपको कितने मार्क्स का, 25 मार्क्स का आ रहा है, तो पहले उसको करके रख दो। और एग्जाम में भी सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अटेम्प्ट योर पार्ट 2। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि देखो, कंपटीशन एक तरह से ऐसी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि बच्चों को समझ में नहीं आएगी, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आपका वो चैप्टर बहुत इजी हो जाता है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है, तो आप जब एग्जीक्यूट करोगे ना फर्स्ट क्वेश्चन ही वो, तो एग्जामिनर पे चेकिंग करते हुए एक जो इंप्रेशन है वो बहुत अच्छा जाएगा कि अरे वाह, इस बच्चे ने 25 मार्क्स का बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, बहुत अच्छे से आंसर लिख रहा है। तो उसका ना एक माइंडसेट क्रिएट हो जाएगा, वो जो आपके बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन को चेक करेगा ना, वो उसी माइंडसेट से करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले अपना जो पार्ट 2 है कॉम्पिटिशन एक्ट 25 नंबर का, वो आप कर लोगे, और एग्जाम में जाके आप क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आप सबसे पहले ये अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, अब देखो, अगर हम क्वेश्चन 3 की बात करें, जो आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसके 5 पार्ट्स थे, तो 5 3 15, इस बच्चे को सब में फुल मिले हैं एक्सेप्ट दिस फुल। ठीक है, इस ये तो आपका 5 मार्क्स का था, तो इसमें कम आए, बट 3 मार्क्स के जो 3 क्वेश्चन था, वो फर्स्ट क्वेश्चन उसने वही अटेम्प्ट किया, 74 मार्क्स आए, मतलब एग्जामिशन आई, और इसमें भी इसको कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिले हैं। तो जो आपके आंसर शीट पे है वही आपके मार्क्स हैं मार्कशीट में। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले क्या यूज करना है, मैं 3A की बात करूं अगर, आपको सबसे पहले तो क्या करना है, 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। किसी भी तरीके से एक लूप होल नहीं छोड़ना है एग्जामिनर के लिए, या किसी के लिए कि मतलब एक मार्क भी कट हो। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन आपको अनआंसर्ड नहीं करना है। एंड सेकेंडली, आप जब ये क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको इस क्वेश्चन को देख के पता चलेगा। अब देखो 3A में दिखाती हूँ आपको, इसमें क्या बोल रहा है वो, डिस्क्राइब द जुरिडिक्शन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया टू इंक्वायर
and pass orders in respect of acts and agreement taking place outside India, which are likely to have an appreciable adverse effect on competition in relevant market in India. देखो बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन है, इसने भी ना बहुत अच्छी तरीके से पूरी चीज जो है वो विद कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो पूरे इसने लिख दिए हैं. एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज empowered to inquire and pass orders in respect of acts and agreements taking place outside India which are likely to have appreciable adverse effect on competition relevant market in India notwithstanding. तो ये जो आप अपने कीवर्ड्स का यूज करोगे ना, इससे आपकी जो एक इंप्रेशन है ओवरऑल आंसर का वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आता है. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जहां पर जितना हो सके यूज कीवर्ड्स. ठीक है, अब नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्या देखो, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, इस बच्चे ने 6 पॉइंट्स लिखे हैं. 6 पॉइंट्स लिखने के बाद इसको फुल मार्क्स मिले हैं विद एंड कंक्लूजन. ठीक है, तो द थिंग इज कि भाई देखो, जब भी आप, अब मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, मैंने पूरा पेपर एनालाइज किया, उसके बाद जो जो बेस्ट चीज थी जो आपको बताने की थी वो मैं इस वीडियो में केटर कर रही हूँ. ठीक है, और इस वीडियो में प्लीज थोड़ी सी जो कैमरा क्वालिटी है वो आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी, बिकॉज मेरा कैमरा थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया कल, वो वर्क नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इस लैपटॉप वाले कैमरे से मुझे काम चलाना पड़ रहा है. सो उसके लिए आई एम सॉरी, बहुत जल्दी हमारा जो कैमरा है वो ठीक हो जाएगा. तो इसमें आपका 3 में से 3 मार्क्स आपको मिल गए, राइट. तो यही ना प्रेजेंटेशन बेटा बहुत ज्यादा जो है वर्क करती है. ठीक है, अब जैसे देखो 3B है, 3B क्वेश्चन देखो आपका कौन सा है. 3B क्वेश्चन है डिस्कस द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ डायरेक्टर जनरल अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. तो सबसे पहले बच्चे ने क्या करा, फंक्शन एक्सप्लेन कर दिया 3, एंड देन उसने आपका प्रॉपर तरीके से लिख के यहाँ पे पावर्स एक्सप्लेन कर दी. ठीक है, एक सम्मन भेजता है, अटेंडेंट, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और इतना ही लिखो, ज्यादा मत लिखो, टू द पॉइंट लिखो हमेशा, ये बहुत मैटर करता है. बीकॉम बीबीए के पेपर नहीं दे रहे हो बच्चों, आप प्रोफेशनल कोर्स के पेपर दे रहे हो, आपको टू द पॉइंट लिखना है, वो भी लॉ. लॉ में आप नहीं फेंक सकते. ठीक है, अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें थोड़ा सा इस बच्चे के साथ गड़बड़ हो गई, इसलिए इसको 2 मार्क्स मिले हैं. सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स एंड रिमूव इरेगुलरिटीज, ड्रॉबैक्स ऑफ एमआरटीपी एक्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन कमीशन, कंपटीशन रिलेवेंट मार्केट इन इंडिया, प्रोहिबिट एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स. ये था इसका आंसर. एक बार सजेस्टेड आंसर भी देख लेते हैं इसका. ये इसका था, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. What are the objectives? To promote and sustain competition in the markets, competition in the markets in India. Objective क्या है? To promote and sustain, to protect the interest of the consumers. Establishment of Competition Commission of India. इस बच्चे ने क्या लिखा है, इसने थोड़ा सा दूसरी चीज लिख दी. ठीक है, तो इसलिए इसको 2 मार्क्स दे दिया, पूरे फुल नहीं मिले. मेन ऑब्जेक्टिव्स तो यही है भी कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, राइट. अब ये प्रीडेटरी प्राइस है, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट आपका वो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लो, ये बहुत रिपीट हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है, एन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है. ठीक है, तो प्रीडेटरी प्राइस तो बिल्कुल ना घोट के पी जाना, क्योंकि यू नेवर नो कि ये किस अटेम्प्ट में दोबारा आ जाए. ये रिपीट भी हुआ है, मतलब आपका अगर जून अटेम्प्ट में है तो दिसंबर अटेम्प्ट में आ गया है, तो इसलिए इसको तो घोट के पी जाना. मैं आपके लिए एक बार रीड कर देती हूँ. द टर्म प्रीडेटरी प्राइस हैज बीन डिफाइंड कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 एज अ सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एट द प्राइस विच इज बिलो द कॉस्ट. अगर किसी चीज को बनाने की कॉस्ट आपकी 100 रुपए आ रही है फॉर एग्जाम्पल, तो वो 90 रुपीज पे सेल कर रहा है, प्रीडेटरी. ठीक है, as may be determined by the regulations of production of goods and services, provision of service with a view to reduce competition or eliminate the competitors. Thus, 2 conditions precedent to bring a case with the ambit of predatory pricing are selling goods or provision of service at a price which is below the cost of production and the practice resorted this. तो ये आप बच्चों अच्छी तरीके से ना घोट के भी जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 3 था. फिर आप अगर देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, ये था आपका क्वेश्चन नंबर, मैं दिखा देती हूँ. क्वेश्चन नंबर है इसका 5E. ठीक है, मतलब ये आपका पार्ट दूसरा स्टार्ट हो चुका है. सीजर एंड कन्फिस्केशन, इस पे डिफरेंस था. डिफरेंस में कितने हुए हैं पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी. 5, विच क्वेश्चन 5, पार्ट 3 स्टार्ट हो गया ना आपका यहाँ से. ये रहा, डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश. पहले आपको डिफाइन करना है, फिर डिस्टिंग्विश करना है टर्म्स कन्फिस्केशन एंड सीजर इन द कंटेक्स्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955. ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली पहले इस बच्चे ने क्या करा, डिफाइन करा. डिफाइन इसने अलग उससे किया, और ये कितने मार्क्स का है बच्चों, 4 मार्क्स का है. पहले इसने मीनिंग समझाया दोनों का, और फिर उसके बाद इसने डिफरेंस स्टार्ट कर दिया, ऑर्डर सीजर कमोडिटीज पास्ड इन दिस एंड दिस. तो इसके
3 मार्क्स मिले, कहीं कोई पॉइंट में दिक्कत हो गई होगी 4 के बजाय, बट इसने तब भी इसको बहुत अच्छे से खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन किया जैसे लिखा हुआ था, डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश। तो पहले इसने ऐसा नहीं कि डिस्टिंग्विश में डिफिनेशन ठूस दी, मीनिंग ठूस दिया, नहीं, इसने पहले डिफाइन किया अलग से एंड देन डिस्टिंग्विश किया। देखो, और यही चीजें, अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं मार्क्स ज्यादा लेने के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चंस क्या, इंपॉर्टेंट चीज थी प्रेजेंटेशन में ओवरऑल, कि आपको इस तरीके से लिखना है और आपको मार्क्स का तो ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, मैंने अपनी एक प्रेजेंटेशन टिप्स करके फॉर जून 23 मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल भी जाएगा लिंक। आपको क्या करना है, वो जो वीडियो है उसको अपने 2x पे चलाओ, लेकिन उसमें मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी बोली हैं जो आपको बहुत काम आएंगी जब आप एग्जाम देने जाओगे। ठीक है, तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई अटेम्प्ट टफ होता है या कुछ है, अटेम्प्ट का जो लेवल है वो हमेशा एक जैसा है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपना बेस्ट देना है, 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, कहीं नहीं सोचना है कि यार ये मैं लूप होल छोड़ दूं कि चलो मार्क्स या 2 नंबर का तो क्वेश्चन है चलो छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, इस बच्चे के 74 आए, आप ये सोचो अगर आप इसका भी मतलब थोड़ा सा कम कर दो, 54 44, अगर आप इस लेवल की प्रिपरेशन करोगे तो कम से कम नहीं तो आपके 54 64 तो आएंगे। बस क्या है, एक अपने आप से ना प्रॉमिस करो, एक अपने से वादा करो। देखो कोई करता है बहुत लंबे लंबे एम्स, ठीक है, कि नहीं मुझे तो रैंक लानी है, नहीं मुझे तो एग्जामिशन लानी है, उस चीज में बुराई नहीं है। एम वही चीज करो कि मुझे एग्जामिशन लानी है, रैंक लानी है, बट उसको अपने दिमाग पे हावी मत होने दो। अगर नहीं आई तो भाई लुट गए, मर गए, पता नहीं क्या करेंगे। जो भी चीजें होती है, एक मूल मंत्र है, मैं दे रही हूं, इसको गांठ मान लो। आप लाइफ में कुछ भी करो, आप लाइफ में कुछ भी सोचो कि मुझे फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट, जो जून 23 वाला मेरा अटेम्प्ट है, मैंने ये सोचा हुआ है कि मुझे रैंक लानी है, तो पहली चीज, ये सबके बीच में गाओ मत। दिमाग पे चीजें ना हावी तभी होती हैं, गाने की जरूरत नहीं है, नहीं मैं तो रैंक लाऊंगी, नहीं मैं तो रैंक लाऊंगा, नहीं, आपको रैंक लानी है ना, कोई दूसरा क्या करेगा, आपको प्रिपेयर करना है ना, आप उस हिसाब से प्रिपेयर करो। ये मैं चीज क्यों बोल रही हूँ, अभी रिसेंटली मेरे 2-4 स्टूडेंट्स थे जो स्टार्टिंग में जब वो एनरोल हुए मेंटरशिप के लिए, और एक दो ने क्लासेस भी ली थी, तो दे वर लाइक मैम किसी भी तरह से ना रैंक दिलवा दो, मैम हमें रैंक लानी है, मैम हमें रैंक लानी है। मैंने उनसे बोला चलो ठीक है रैंक लानी है, अगर अगर रैंक नहीं आती है लेकिन आप पास हो जाते हो विद एग्जामिशन, तो कुछ बुराई है कि नहीं मैम हम छोटा क्यों सोचें, मैम हम छोटा क्यों सोचें। ये चीजें ना दिमाग पे इतनी हावी हो जाती है ना कि ओवरऑल जो होता है आपका समझने में, कंटेंट क्या है, हम सीएस क्यों कर रहे हैं, सीएस पढ़ के हमारा क्या होगा, हम आगे जाके इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो सब चीजें तो हो जाती हैं धुआं। और रैंक लाने के चक्कर में कम टाइम में बस एक वही चीज रहती है और समझ में कुछ आता नहीं है, बस ये ऐसे हो जाएगा, नहीं ऐसे हो जाएगा, चलो मैं ऐसे कर लूंगा। ये चीज बहुत गलत है। रैंक लाओ बट समझ के लाओ, और इस चीज को अपने दिमाग पे हावी मत होने दो, क्योंकि ये आप ही का दिमाग जो है आगे खराब करेगा चीजों को लेकर। ठीक है, आप अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई रखो, सपने बहुत हाई रखो, लेकिन अगर वो पूरे नहीं होते तो दिमाग खराब मत करो। यही कारण होते हैं कुछ, जो डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये इसी वजह से आते हैं। मैंने पूरी एक वीडियो भी बनाई है, अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखोगे कि हाउ टू डील विद ऑल दिस। ठीक है, क्योंकि मैं देखो डेली बेसिस पे ना बच्चों से डील करती हूँ रिगार्डिंग दिस, और बच्चे ना बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं अपने पेरेंट्स फ्रेंड से, और वो ये भूल जाते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है। दे आर लाइक ऑल द टाइम दे आर लाइक कि भाई नहीं, किसी तरीके से बस इनको प्रूफ करना है। इनको प्रूफ करने में तुम्हारा क्या, तुम्हारा खुद का क्या। ठीक है, तो चलो मैं ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लेती हूँ, ये कॉपी एनालिसिस था। जो मेन चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, किस तरीके से एग्जीक्यूशन करना है, किस तरीके से इस बच्चे ने एग्जीक्यूशन करा है। ठीक है, तो अब आपको 1-2 दिन में सिक्योरिटीज लॉस की और कॉपी मिल जाएगी एनालाइज करके, तो स्टे ट्यून्ड। इस पे बहुत सारी रिविजनरी वीडियोस भी आने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करो। ठीक है, अगर मैंने देखो कुछ अच्छा बोला होगा तो आप शेयर करोगे, राइट। चलो बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।